Hello my dear friends, this is Deepak Singhal and I welcome you all to the YouTube channel of टेट ज्ञान। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंघल है। मैं आप सभी का टेट ज्ञान के YouTube चैनल पर अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, हम अपनी पिछली क्लास में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या सरकार क्या है इसके बारे में ज्ञान ले रहे थे और आपको बताया गया था कि जहां तक सरकारों की बात है तो सरकारों के स्तर 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक लोकल स्तर पर, जैसे कि शहरों में, मोहल्लों, गलियों जैसे इलाकों में, रूरल अर्बन एरियाज में। अब बात आती है सरकारों के टाइप्स की, और जहां तक सरकारों के प्रकारों की बात है तो आपको बताया गया था कि सरकार केवल 2 प्रकार की ही पूरे दुनिया में पाई जाती है। या तो वो सरकार लोकतांत्रिक होगी, नहीं तो वो सरकार राजतांत्रिक होगी। लोकतांत्रिक सरकार एक वो सरकार होती है जहां पर आपके ऊपर जो शासन कर रहा है या आपके ऊपर जो रूल करके निर्णय बना रहा है उसको आप ही के द्वारा चुना जाता है और वो आपके ऊपर कुछ निश्चित अवधि तक ही बैठा रहेगा। और अगर आपको वो पसंद नहीं आता तो आप नियमित प्रक्रिया द्वारा या निर्धारित प्रक्रिया द्वारा उस इंसान को बदल सकते हैं। इसलिए इसको लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है, जहां पर लोगों का शासन होता है, ना कि उस इंसान का। यहां पर कोई भी इंसान राजगद्दी पर अपनी इच्छा से नहीं बैठता मगर लोगों की इच्छा से बैठता है। मगर अगर दूसरी तरफ मैं राजतांत्रिक सरकार की बात करूं तो राजतांत्रिक सरकार एक वो सरकार है जहां पर राजा होता है, वो आनुवांशिक रूप से अपनी राजगद्दी को संभालता है और वहां पर प्रजा का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकारों में सबसे बड़ा डिफरेंस एक ये भी है कि लोकतांत्रिक सरकारों में लिए गए सभी निर्णय को सरकारों को लोगों को बताना, स्पष्टीकरण करना जरूरी होता है। उसी और दूसरी तरफ राजतांत्रिक सरकारों में ऐसी कोई भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं होती है। तो आज की इस क्लास का मेन टॉपिक रहेगा कि लोकतांत्रिक सरकारों के तत्व कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। और अगर मैं दुनिया दराज की बात करूं तो सभी दुनिया में, सभी राष्ट्रों में से भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़े में से एक नहीं है, सबसे बड़ा है लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र। क्योंकि भारत में जिस प्रकार की पॉपुलेशन आप लोग जानते हैं, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी जिस प्रकार से सफलतापूर्वक भारत का लोकतंत्र चल रहा है, ये प्रशंसा के काबिल जरूर है। तो आइए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ और समझते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आज आप लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में सरकारों को सफल बनाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक होती है। यह आप लोगों को जरूर बताया गया है। लोगों की भागीदारी निम्न प्रकार से देखी जा सकती है, जैसे कि नियमित चुनाव में निष्पक्ष होकर अपने प्रत्याशी को विजय बनाना, सरकार के कार्यों के प्रति जागरूक रहकर उनके ऊपर एक तरीके से चेक और बैलेंस बनाना। अगर आपको लगता है कि सरकार गलत रास्ते पे जा रही है तो सरकार से पूछना कि कृपया करके इस चीज का स्पष्टीकरण कीजिए, और सरकार आपको मना कदापि नहीं कर सकती है। अपनी राय सरकार तक पहुंचाना बहुत से माध्यम है, और जैसे कि आजकल तो आप जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग का माध्यम है, और यहां तक कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि ट्विटर। और जब सुषमा स्वराज जी भारत की विदेश मंत्री थी, आप जानते हैं उन्होंने कितने विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद करी केवल इस ट्विटर के माध्यम से ही। तो आप अपनी राय सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यह भी एक तरीके से भागीदारी का माध्यम है। संचार माध्यमों द्वारा जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जिम्मेदारी की चर्चा कर, ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो एक लोकतांत्रिक सरकार में हर एक इंसान, हर एक सिटीजन अपनी भागीदारी इन 4 तरीकों से सुनिश्चित कर सकता है। अब भागीदारी सुनिश्चित करना आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, अगर आप भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं, ऐसे में वो सरकार जो आप लोगों ने चुनी है वो तानाशाही पूर्वक आपके ऊपर राज कदापि नहीं कर पाएगी। और अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तो ऐसे में आपके अधिकारों का शोषण तो जरूर होगा। तो इसलिए अगर आप भागीदारी करते हैं सरकार के कामों में, ऐसे में आप अपने अधिकारों के शोषण के विरुद्ध भी लड़ सकते हैं, और ऐसी सरकारों को आपके अधिकारों के शोषण से उनको रोक भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर नागरिक को सरकार के अंदर
सरकार के कार्यों में भागीदारी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार आपकी इच्छा के अनुसार ही बनी है, ना कि आप बने हैं इस सरकार की इच्छा से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अपने दिमाग में जरूर बिठाना है। देखिए, अगर मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करता हूं, दक्षिण अफ्रीका जहां कई प्रजातियों के लोग रहते थे, वहां प्रजातियों के बीच विभिन्न तरह के भेदभाव होते थे, और इस विभिन्न प्रकार के भेदभाव की प्रक्रिया को आप लोग जानते हैं, अपार्थाइड कहा जाता था। अपार्थाइड, जिसके विरुद्ध वहां के नेता, जिसको साउथ अफ्रीका के गांधी भी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला जी ने बहुत आवाज उठाई और वो विजयी भी हुए। जैसे कि अगर मैं प्रजातियों की बात करता हूं तो दो प्रजाति के लोग, श्वेत और अश्वेत। श्वेतों को साउथ अफ्रीका में वोट देने का अधिकार होता था, जबकि अश्वेतों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था जिसको आप लोग सोवेटी कहा करते थे, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहा करते थे। हेक्टर पीटरसन वही रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है, और यह आपको बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर सोवेटी की यह घटना है, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देखिए, नेल्सन मंडेला जी, जो कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता थे, रंग भेद मतलब अपार्थाइड की प्रथा के खिलाफ इन्होंने काफी लंबे समय तक संघर्ष किया। 1994 में उन्हें सफलता भी मिली और दक्षिण अफ्रीका उस समय एक सही प्रकार से लोकतांत्रिक देश के रूप में उभर कर सामने आया। नेल्सन मंडेला जी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक बहुत ही जाने माने इंसान थे, नेता थे, और नेल्सन मंडेला जी की जहां तक बात करता हूं मैं, इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, साउथ अफ्रीका का गांधी। 1990 में नेल्सन मंडेला भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किए गए पहले विदेशी इंसान थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ये आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सीटेट में ये बार बार पूछा जाता है। अब अगर मैं चुनावों की बात करता हूं, देखिए, चुनाव, जनता चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है, और ये प्रतिनिधि ही लोगों की ओर से निर्णय लेते हैं। ये है चुनाव का सही माध्यम, और क्यों चुनाव किए जाते हैं उसके लिए। सभी सरकार, वो भले ही राज्य है, वो भले ही स्थानीय है, वो भले ही राष्ट्रीय है, 5 वर्ष अथवा एक निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है। यहां पे 5 वर्ष भारत के लिए लिखा गया है, और आगे भी सत्ता में बने रहने के लिए वह जनता की आवश्यकताओं और सुविधाओं का ध्यान रखती है, ताकि जनता अगली बार भी उन्हें ही चुने। नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, चुनाव के समय लोग लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं, और इस तरह नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे कि आपको बताया गया था, देखिए, अगर सरकार बिना ही चुनावों के आप लोगों ने बिठा दी, ऐसा लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। आज सरकारों के ऊपर प्रेशर तो है कि आज वो निश्चित अवधि के लिए ही इस गद्दी पर बैठे हैं, और अगर उनको सत्ता में बने रहना है तो लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना उनका चॉइस नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी जिम्मेदारी को निभाकर वो आगे तक सत्ता में बने रह सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये चुनाव का प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो इन सभी सत्ता में बैठने वाले लोगों को लाइन में खड़ा, एक कतार में खड़ा कर सकता है। तभी कहा जाता है कि जनता की शक्ति अगर जनता पहचान ले तो ये लोग जो सत्ता का मिसयूज करते हैं, ये फिर कहा के।
देखिए, भागीदारी के अन्य तरीके और कौन से हो सकते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसके आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज चैनलों पर, और आज अगर मैं मीडिया की बात करता हूं तो मीडिया को भारत के संविधान का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर भी कहा जाता है, क्योंकि मीडिया की मदद से सरकारों पर बहुत हद तक आप प्रेशर बना सकते हैं। वो सब चीजें जो आपको सरकारों की पसंद नहीं आती, वो मीडिया के माध्यम से आप सरकारों तक पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आप लोगों के हाथों में है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान भी चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, जबकि लोगों को समझाने की कोशिशें की, लेकिन अंततः क्या हुआ, उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को उसको दोबारा घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। वो आम जनता के प्रति ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती है जो आम जनता को ही पसंद ना आए, क्योंकि आप इसी जनता के द्वारा चुने गए इस गद्दी पर बैठे हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्या नहीं। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। और इसके साथ साथ मीडिया अभियान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है जो आज की डेट में बहुत ही उभरता हुआ सबके सामने आता है। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। वो भले फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर का प्लेटफॉर्म हो, ऐसे प्लेटफॉर्म आजकल किसी भी आंदोलन को हवा देने के लिए कम नहीं है। सोशल मीडिया की क्या ताकत है यह आज के यूथ ने पहचानी है, और किन किन चीजों को सरकारों के कानों तक पहुंचाया जा सकता है। ये सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो शायद सरकार अपने कामों से कभी भी भटके नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहां पे आप देखते हैं कि मीडिया को क्यों आज संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। देखिए, लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। देखिए, अक्सर लोकतंत्र में वो लोग भागीदार नहीं बन पाते हैं जिनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। तो अगर आपको आपके अधिकारों का ज्ञान नहीं है तो आप जरूर किसी भी लोकतंत्र में भागीदार नहीं बन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक जागरूक नागरिक ही एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हो सकता है। अगर आप अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं जानते हैं, ऐसे में आपके अधिकारों का शोषण किसी के लिए भी करना, किसी के द्वारा भी किया जाना कोई आम बात है, ये कोई अलग बात नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। देखिए, अल्पसंख्यक लोग जितने भी है, जाति और अलग अलग जाति, अलग अलग वर्गों के लोग जनरली इन्हीं आंदोलनों में भाग लेकर अपना क्या व्यू पॉइंट है सरकार के प्रति वो व्यक्त करते हैं। और क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, एक ऐसा लोकतंत्र जहां पर हर एक वर्ग, हर एक जाति की बात, हर एक वर्ग, हर एक जाति का कथन, हर एक वर्ग, हर एक जाति की सोच सुनी जाती है, प्रकट की जाती है और मानी भी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में एंग्लो इंडियन समुदाय के बहुत कम लोग हैं। और क्योंकि बहुत कम लोग हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंग्लो इंडियन समुदाय को भारत की संसद में कोई भी स्थान ना दे। इसलिए भारत की संसद में अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में 2 लोगों की सीटों को आरक्षित किया गया है। केवल और केवल एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा में। तो इससे आप लोगों को पता लगता है कि आप अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में कितने ज्यादा जागरूक हैं। यस, नेक्स्ट, विवाद का कारण एवं क्या समाधान हो सकता है।
देखिए, विवाद सरकार में तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तब एक लोकतांत्रिक देश में एक्चुअली में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। यह कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है और विवादों का समाधान भी इन्हीं कानून के आधारों पर किया जाता है। तो देखिए, पहली बात तो कानून को बनाना ही सब कुछ नहीं है। कानून को बनाना ही सब कुछ नहीं है, कानून को इंप्लीमेंट करना ही सब कुछ नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात जो किसी भी सरकार को सफल और देश को सफल बनाती है वो ये है कानूनों में विश्वास करना। कानूनों में विश्वास करना, क्योंकि अगर आप कानूनों में विश्वास करते हैं तभी आप उन कानून को ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं, मान भी पाएंगे। और अगर आपका विश्वास कानूनों के प्रति है, तभी कानूनों के प्रति अगर आपका विश्वास है, तभी आप ऐसे कानूनों को मानकर यह भी सोच पाएंगे कि इन्हीं कानूनों के द्वारा मेरी प्रॉब्लम का समाधान होगा। तो कानून में विश्वास, कानून प्रथा में विश्वास बहुत जरूरी है किसी भी देश के नागरिक के लिए। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं, इसलिए बोलते हैं। और ये कानून ना तो केवल सरकार मगर उस राज्य के नागरिकों को मानना भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार है तो सरकार उन कानूनों को नहीं मानेगी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश के नागरिकों की बनती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश की सरकार की भी बनती है कि आप उस देश के कानूनों को माने, भले ही वो कानून आप ही क्यों ना बना रहे हो, सब समान है। यस, धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्याओं का कारण बनते हैं ऐसे लोकतांत्रिक देशों में। भारत में आप लोग इसको कई बार महसूस कर भी चुके होंगे। कभी कभी जुलूस के उत्तेजित हो जाने पर आप देखते हैं काफी हानियों का सामना भी भारत जैसे देशों को करना पड़ता है। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके संदर्भ में मैं ईस्ट दिल्ली में नागरिकता अधिनियम के खिलाफ होने वाले हिंसक राइट को कभी नहीं भूल सकता हूं। नेक्स्ट, नदियों भी अब है नदियां भी कभी के बार भारत जैसे देशों में विवाद का कारण बनती है, जहां पर एक नहीं बहुत सी नदियां हैं। और नदियों पर भारत जैसे देश जो कि कृषि प्रधान है, उनकी कृषियां इन नदियों पर आधारित है। तो ऐसे देशों में नदियां भी विवादों का कारण बनती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु की नहीं बनती, क्योंकि दोनों के ही बांध है। कर्नाटक का बांध है कृष्णराज सागर और उसी तरफ तमिलनाडु का बांध है मेटूर बांध। कर्नाटक का बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, जबकि तमिलनाडु का बांध कावेरी नदी के निचले छोर पर है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या विवाद होगा। आइए बताता हूं कि क्या विवाद हो सकता है इस चीज का। देखिए, मेटूर बांध क्योंकि कावेरी नदी के निचले भाग में है, इसलिए मेटूर बांध में पानी तभी जा सकता है जब कृष्ण सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, जो कि कर्नाटक का है। दोनों राज्य को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, इसलिए यह विवाद उत्पन्न हुआ। तब राष्ट्रीय सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने कदम उठाया और दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा किया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके द्वारा किया जाना। अब आता है समानता एवं न्याय क्या है। देखिए, समानता लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। वह न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होता है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। जैसे अछूत की प्रथा को समाप्त किया जाए, जो कि संविधान के अंतर्गत अछूत प्रथा को हटाने वाला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। आर्टिकल 17 के अंदर अगर आप अछूत, छुआछूत जैसी चीजों को करते पाए जाते हैं तो वो दंडनीय अपराध है। मंदिरों के दरवाजे सबके लिए खोले जाए, जैसे कि हम लोग जानते हैं साबरीमला
मंदिर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके में, जहां पर महिलाओं की एंट्री बहुत साल पहले निषेध थी, मगर अब उच्चतम न्यायालय के अकॉर्डिंगली अब महिलाएं भी यहां पर जा सकती हैं। तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी नस्ल या किसी भी जन्म स्थान के आधार पर अगर आपसे भेदभाव होता है तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट, आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। समानता लाने के लिए सरकार के कुछ विशेष प्रावधान भी है, जैसे कि लड़कियां आगे बढ़ सके उसके लिए सरकार सरकारी कॉलेजों में लड़कियों की फीस कम या खत्म कर सकती है या करती भी है, और कभी के बार आप आरक्षण जैसी चीजों का भी प्रयोग करते हैं ताकि समाज में समानता लाई जा सके। देखिए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग जानते हैं हमारे फंडामेंटल राइट में ये आर्टिकल है जिसको आप लोग आर्टिकल नंबर 16 कहते हैं कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, कि पब्लिक अपॉर्चुनिटी के विषय में अपॉर्चुनिटी शुड बी इक्वल फॉर ऑल। और इसी के संदर्भ में आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी करी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। पहली बात तो लोक नियोजन का मतलब क्या है? लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरियां। तो सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता आदरणीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा केवल समान लोगों के लिए ही होनी चाहिए, और इसलिए आर्टिकल 16 वो आधार बनता है जिस आधार पर भारत की सरकार आरक्षण लागू करती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल शुड बी फॉर इक्वल, मगर वो लोग जो कि असमान हैं, वो लोग जिनको शिक्षा का अधिकार कभी दिया ही नहीं गया, वो लोग कभी भी समानता की रेस में नहीं दौड़ सकते हैं। और इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको और लोगों के भांति भी समानता के स्तर पर पहुंचाया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसी के साथ आज का ये कोर्स खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन आंसर में सीटेट के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को दोहराया जा रहा है। ये सब चीजें आप लोगों को उत्तर देनी है। इस एक्टिविटी में आप लोगों ने भाग लेना है, अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है, और इस क्लास के अंत में आपने अपने मार्क्स को पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन पे, ताकि मुझे पता लगे कि आपने मेरी वीडियो अंत तक देखी है तथा आप इंटरेस्टिंगली इन सब चीजों को अटेम्प्ट करते हैं। 60% मार्क्स मेरे हर टेस्ट में आने आप लोगों के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप 31 जनवरी 2021 का सीटेट एग्जाम को पास करने का टारगेट या मन बना बैठे हैं, ऐसे केस में 60% मार्क्स हर टेस्ट में आने आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तभी आपका चयन और तभी आपका सफलता अंक मैं 80% से ऊपर मान सकूंगा अगर मैं सीटेट 2021 की बात करूं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोलता है कावेरी नदी विवाद किस किस के बीच में है। जस्ट अभी आप लोगों को बताया है कि कावेरी नदी विवाद किस किस के बीच में है। जैसे कि आप जानते हैं, पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश कर्नाटका बिल्कुल नहीं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बिल्कुल नहीं, केरल और कर्नाटक बिल्कुल नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटका जी बिल्कुल। पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट। कहते हैं जुलू क्या है। जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य है, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है, या दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रीय पशु है। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया है कि जुलू दक्षिणी अफ्रीका की एक भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका होता है। दूसरा, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे में थर्ड का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूछता है कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। इसके बारे में आपको बताया भी गया है कि कर्नाटक सरकार का यह बांध है जो कि कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर बनाया गया है। फोर्थ का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलते अपने 5वें प्रश्न की तरफ। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहली, यह प्रथा जाति के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जाति के
जाति के बीच भेदभाव करती है, ये तो ठीक है, मगर सभी को मत देने की प्रथा प्रदान करती है? नहीं करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि रंग भेद जिसको अपार्थाइड कहा जाता है, वहां पर दो नस्ल की प्रजातियां है। पहली प्रजाति है श्वेत, दूसरी है अश्वेत। श्वेतों को ही अधिकार दिए जाते हैं, अश्वेतों को नहीं। तो ऐसे में पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरा, यह प्रथा जनजातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। अब बोल रहा है कि इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। हम लोग बात कर रहे थे रंग भेद की प्रथा की, और जैसे कि रंग भेद की प्रथा के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि यह प्रथा दक्षिणी अफ्रीका की प्रथा है, जहां पर दो प्रजातियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि भाई पहली स्टेटमेंट तो गलत है, और अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट को भी बहुत ध्यान से देखूं कि सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है, अरे भेदभाव कर रही है, तो सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान कैसे कर सकती है? ऐसे में दोनों ही विकल्प जो दिए गए हैं वो गलत है। चलते अपने लास्ट प्रश्न की तरफ, जो पूछता है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? पहला, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की विशेषता नहीं है? कि जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। बेटा प्रत्यक्ष नहीं होती है, अप्रत्यक्ष होती है सहभागिता हमेशा जनता की, क्योंकि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव की सहायता से ही भागीदारी करती है। जनता को मतदान का अधिकार, बिल्कुल ठीक। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये भी बिल्कुल ठीक। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल ठीक। तो ऐसे चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आज के इस टेस्ट को अगर आप लोगों ने रुचिपूर्वक अटेम्प्ट किया है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर अपने मार्क्स पोस्ट कीजिए, और अगर कोई वीडियो में सुधार चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन पे सजेशन के रूप में बता सकते हैं। केवल आज की इस क्लास में मेरे साथ इतना ही। आप लोगों को अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं दिखाई दूंगा। फिलहाल मेरी तरफ से इतना। मैं दीपक सिंगल आप सभी से विदा लेता हूं। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।